हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है बुढ़ापा एक श्राप। इस बार जब मैं मायके गई तब अजीब सा सुखद एहसास हुआ मुझे। मेरे बीमार पिता के पास मेरी इकलौती मौसी बैठी थी। वो मुझे देखकर खुश हुई और मैं उन्हें देखकर हैरान। मेरे लिए तो ये एक सुखद एहसास था, क्योंकि पिछले 18 साल से हमारा उनसे अबोला चल रहा था। किन्हीं कारणों से कुछ अहम खड़े कर लिए थे हमारे परिवार वालों ने, और चुप होते होते बस चुप ही हो गए थे। जीवन में ऐसे सुखद पल जो अनमोल होते हैं, हमने अकेले रहकर भोगे थे। उनके बेटों की शादियों में हम नहीं गए थे और मेरे भाइयों की शादी में वो नहीं आए थे। मौसा की मौत का समाचार मिला तो मैं आई थी। पराए लोगों की तरह बैठी रही थी। सांत्वना के दो शब्द मेरे मुंह से भी नहीं निकले थे और मौसी ने भी मेरे साथ कोई बात नहीं की थी। मौसी से मुझे बहुत प्यार था। अपनी माँ से ज़्यादा प्रिय थी मौसी मुझे। पता नहीं स्नेह के तार क्यों और कैसे टूट गए थे, जिन्हें जोड़ने का प्रयास यदि एक ने किया तब दूसरे ने स्वीकार नहीं किया था, और यदि दूसरे ने किया तो पहले की प्रतिक्रिया ठंडी रही थी। कैसी हो संध्या, बच्चे साथ नहीं आए? मौसी के स्वर में मिठास थी और बालों में सफ़ेदी। 18 सालों में कितनी बदल गई थी मौसी। सफ़ेद साड़ी और उनका सूना माथा मेरे मन को बहुत चुभा था। दिनेश जी साथ नहीं आए, अकेली आई हूँ, मेरे पति के बारे में पूछा था मौसी ने। लगातार एक के बाद एक सवाल करती ही जा रही थी मौसी। मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। हलक में 18 साल के वियोग का गोला जो अटक गया था। एकाएक मौसी से लिपटकर मैं चीख चीख कर रो पड़ी थी। पगली, रोते नहीं, देख चुप हो जा संध्या। इस तरह बड़े स्नेह से मौसी दुलारती रही थी मुझे। कितने ही अधिकार जो कभी मुझे मौसी और मौसी के परिवार पर थे, अपना सिर उठाने लगे थे। मानो पूछना चाह रहे हों कि क्यों उचित समय पर हमारा सम्मान नहीं किया गया। पर यह भी तो एक कड़वा सच है, ना कि प्यार तथा अधिकार कोई वस्तु नहीं है जिन्हें हाथ बढ़ाकर किसी के हाथ से छीन लिया जाए। ये तो एक सहज भावना है जिसे बस महसूस किया जा सकता है। बच्चे साथ नहीं आए, किसके पास छोड़ आई है उन्हें? मौसी के इस प्रश्न पर मैं रोते रोते हंस पड़ी थी। वो अब मेरी उंगली पकड़कर नहीं चलते मौसी, हॉस्टल में रहकर पढ़ते हैं। अच्छा, इतने बड़े हो गए हैं? आप भी तो बूढ़ी हो गई हो, और मेरे भी बाल देखो अब सफ़ेद हो रहे हैं। हाँ कहकर मेरा गाल थपक दिया था मौसी ने। जीवन ही बीत गया अब तो। चल आ बैठ, मैं तेरे लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। दीदी दवा लेने बाजार गई हैं। छोटी भाभी कहाँ हैं? मैंने आगे पीछे नज़रें दौड़ाई थी। आज उसके मायके में कोई फंक्शन था, इसीलिए वो वहाँ गई है। घर में अकेले थे सो मैं भी चली आई। चल हाथ मुंह धो ले, मैं देखती हूँ क्या है फ्रिज में। ये कहकर मौसी चली गई। 5-7 मिनट में ही मौसी मेरे लिए चाय और नाश्ता लेकर आई। ले, डबल रोटी के पकौड़े, तुझे बहुत पसंद है ना? मुझे याद है। साथ है ये मीठी डबल रोटी, ये भी तो तुझे बहुत पसंद है। मौसी का उत्साह वही वर्षों पुराना वाला था। ये देखकर आंखें भर आई थी मेरी। मुस्कुरा पड़ी थी मैं। बहुएं कैसी हैं मौसी? खाते खाते मैंने भी पूछा था। अब तो आप दादी भी बन गई हैं, कैसा लगता है दादी बनना? अरे आज की दादी बनी हूँ मैं। 10 साल की पोती है मेरी, अब तो वो 5वीं में पढ़ती है। पोता भी 8 साल का है। नरेश की बेटी भी इस साल स्कूल जाएगी। नरेश की भी बेटी है? मैंने आश्चर्य से पूछा। वो ज़रा सा था जब देखा था उसे। हाँ, कल घर आना, देख लेना सबको। तुझे बहुत याद करते हैं लड़के। राखी पर सबका मन दुखी हो जाता है। तेरे बाद कभी किसी से उन लोगों ने राखी नहीं बंधवाई। खाते खाते कौर मेरे गले में ही अटक गया। मुझे याद है 18 साल पहले जब मैं मौसी के घर उनके बेटों को राखी बांधने गई थी, तब मौसा ने कितना अनाप शनाप कहा था। आपसी संबंधों की कटुता उसके मुंह पर इस तरह दे मारी थी मानो भविष्य में कभी उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसी विडंबना है ना हमारे जीवन की। जब हम जवान होते हैं, हाथों में ताकत होती है, तब कभी नहीं सोचते कि धीरे धीरे ये शक्ति घटनी है। हमें भी किसी पर एक दिन आश्रित होना पड़ सकता है। अपने स्वाभिमान को हम इतनी ऊंचाई पर ले जाते हैं कि वो अभिमान बनकर सामने वाले के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने लगता है। अपनी सीमा समाप्त होकर
कब दूसरे की सीमा शुरू हो गई पता ही नहीं चलता। राखी बांधना छोड़ दिया था तब मैंने। उसके बाद मौसी की दहलीज ही नहीं लांघी थी। आज मौसी उसी के बारे में बात कर रही थी। पूछना चाहा था मैंने कि अगर मैं राखी बांधने नहीं आई तो तीनों लड़कों में से कोई भी राखी बंधवाने क्यों नहीं आया था। क्यों नहीं किसी ने उससे मिलना चाहा। मैं तो सदा दोनों बहनों में पुल का ही काम करती रही थी। पर एक दिन जब मैं पुल की ही भांति दोनों तरफ से प्रताड़ित होने लगी तब मैंने बीच में से हट जाना ही ठीक समझा था। मौसी, आप भी चाय लेना। मैंने उनकी बात को उड़ा देना ही ठीक समझा था। अभी तेरे आने से पहले मैंने और जीजाजी ने चाय पी थी। मौसी मेरे पिता की पीठ सहला रही थी। दो बूढ़े में एक की सेवा दूसरा कर रहा था। देखने में अच्छा भी लग रहा था और विचित्र भी। आपका जूस ले आऊं ना? अब 6 बज गए हैं, मौसी ने पूछा और साथ ही जाकर जूस भी ले आई। पिताजी जूस पी ही रहे थे कि अम्मा भी आ गईं। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी और मैं दोनों बहनों को साथ साथ देखकर। शाम गहरी हुई तो मौसी अपने घर चली गई। दूसरी शाम आई तो मेरे लिए पूरा दिन अपने साथ बिताने का न्योता था उनके होंठों पर। भाभियों से नहीं मिलेगी क्या? सब तुझे देखना चाहती हैं। कल सुबह नरेश तुझे लेने आ जाएगा। मौन स्वीकृति थी मेरे होंठों पर भी। सुबह नरेश लेने चला आया। सुंदर सजीला निकला था नरेश। इससे पहले जब देखा था तब बीमार रहने वाला कमजोर सा लड़का था वो। चरण स्पर्श दीदी, पहचाना कि नहीं? मैं हूं तुम्हारा सीकिया पहलवान नरेश। याद आया कि नहीं? याद आया। अक्सर सब उसे सीकिया पहलवान कहकर चिढ़ाते थे। वो सबको मारने दौड़ता था सिवा मेरे। आज भी उसे मेरा संबोधन याद था। आत्मग्लानि होने लगी मुझे। मैं सोचने लगी कि कैसी बहन हूँ। यही सुंदर सा प्यारा सा युवक आज यदि मुझे कहीं बाजार में मिल जाता तो शायद मैं पहचान भी नहीं पाती। जीते रहो। सस ने मैंने उसका सिर थपथपाया था। चलो दीदी, वहाँ बड़ी बेसब्री से आपका इंतज़ार हो रहा है। अच्छा अम्मा, मैं चलती हूँ। माँ से विदा ली थी मैंने। मौसी के घर मेरा भरपूर स्वागत हुआ था। तीनों बहुएं मेरे आगे पीछे सिमट आई थीं। बारी बारी से सभी चरण स्पर्श करने लगी। बच्चों को मेरे पास बैठाया और कहा, ये बुआ हैं बेटे, इन्हें नमस्ते करो। कितने चेहरे थे जो मेरे अपने थे मगर मुझसे अनजान थे, जिनसे आज तक मैं भी अनजान थी। बीते 18 सालों में कितना कुछ बीत गया। कितना कुछ ऐसा बीत गया जिसे साथ साथ रहकर भी भोगा जा सकता था, साथ साथ रहकर भी जिया जा सकता था। पूरा दिन एक उत्सव जैसे बीत गया। बीते 18 साल मानो किसी कोने में सिमट गए हों। मानो वो वनवास, वो एक दूसरे से अलग रहने की पीड़ा कभी सही ही नहीं थी। कड़वे पल न उन्होंने याद दिलाए न मैंने। मगर आपस की बातों से मैं ये सहज ही जान गई थी कि मुझे वो कभी नहीं भूले थे। बार बार मेरे मन में एक ही प्रश्न उठ रहा था, जब दोनों तरफ प्यार बराबर था तो क्यों झूठे अहंकार खड़े किए थे दोनों परिवारों ने? क्यों अपने अपने अहंकार संबंधों के बीच में ले आए थे? समझ में नहीं आ रहा था आखिर क्या पाया था हम दोनों परिवार वालों ने, इतना सुख इतना प्यार खोकर। शाम के समय नरेश मुझे वापस घर छोड़ गया। रात में अम्मा और पिताजी मुझसे पूरा हालचाल सुनते रहे। 18 वर्षों के बाद मौसी के घर जो गई थी। कैसे लगे सब लोग, बहुएं बच्चे? बहुत अच्छे लगे। मेरे आगे पीछे ही पूरा परिवार डोलता रहा। बच्चे बुआ बुआ करते रहे और भाभियां दीदी दीदी। लगा ही नहीं कि हम अजनबी भी रह चुके हैं। एक पल रुकने के बाद मैं फिर से बोली, अम्मा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि अचानक ये सब पुनः जुड़ कैसे गया। ऐसा ही होता है और यही जीवन है, हंसकर बोले थे पिताजी। जब इंसान जवान होता है तब भविष्य की बंद मुट्ठी उसे क्या क्या सपने दिखाती रहती है, तुम खुद भी महसूस करती होगी। भविष्य क्या है उससे अनजान हम तन मन से जुटे रहते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बेटी की जिम्मेदारी, सभी कर्तव्य पूरे करने होते हैं हमें, और हम सांस भी लिए बिना कभी कभी निरंतर चलते रहते हैं। हमारी आंखों के सामने बच्चों के साथ साथ अपना भी एक उज्जवल भविष्य होता है कि जब बूढ़े हो जाएंगे तो चैन से बैठकर अपनी मेहनत का फल भोगेंगे। बुढ़ापे में संतान सेवा करेगी। पूरा जीवन इसी आस पर ही तो बिताया होता है हमने। उस पल कभी कभी अपने सगे भाई बहनों से भी हम विमुख हो जाते हैं, क्योंकि तब हमें अपनी संतान ही नजर आती है और बाकी सब पर आए।
कई बार तो हम अपने माँ बाप के साथ भी स्वार्थपूर्ण व्यवहार करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ भी करना हमें अपने बच्चों के अधिकार में कटौती करना लगता है। तब हम भूल जाते हैं कि हमारे माता पिता ने भी हमें इसी तरह पाला था। उनका भी चैन से बैठकर दो रोटी खाने का समय अभी आया है। उनको छोड़ हम अपनी गृहस्थी में डूब जाते हैं, और जब खुद बूढ़े होते हैं तब पता चलता है कि हम कितने अकेले रह गए हैं। लगता है हम तो ठगे गए हैं। मेरा मेरा कर जिस बच्चे को पालते रहे, वो तो मेरा था ही नहीं। वो तो अपने परिवार का है और हम उसकी गृहस्थी के अवांछित सदस्य हैं। बस बोलते बोलते थक गए थे पिताजी। कुछ रुक कर हंस पड़े वो। फिर बोले, बेटा ऐसा सभी के साथ होता है। जीवन की संध्या में हर इंसान अकेला रह जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही होता आया है। तब थका हारा मनुष्य अपने जीवन का लेखा जोखा करता है कि उसने जीवन में क्या खोया और क्या पाया। भविष्य से तो तब कोई उम्मीद रहती नहीं जिसकी तरफ आंख उठाकर देखे, सो अतीत की ओर ही मुड़ जाता है। तुम्हारी मौसी भी इसीलिए अतीत को पलटी हैं। शायद भाई बहन ही अपने हों। और मज़े की बात, बुढ़ापे में पुराने दोस्त और पुराने संबंधी याद भी बहुत आते हैं। सबकी पीड़ा एक सी ही होती है ना, इसीलिए एक दूसरे को आसानी से समझ भी जाते हैं, जबकि जवानों के पास बूढ़ों को समझने का समय ही नहीं होता। आपका मतलब है संतान से हुआ मोह भंग उन्हें भाई बहनों की ओर मोड़ देता है? हाँ, क्योंकि तब उसे जीने को कुछ तो चाहिए ना। भविष्य नहीं, वर्तमान नहीं तो अतीत ही सही। तुम्हारी मौसी का भी भरा पूरा परिवार है, वो सुखी है। फिर भी अकेलेपन का एहसास तो है ना। मौसा रहे नहीं, बच्चों के पास उनके लिए समय नहीं, सो एक भावनात्मक संबल तो चाहिए ना उन्हें। और हमें भी। पिताजी ने खुद की तरफ भी इशारा किया। हम भी अकेले से रह गए हैं। तुम दूर हो, तुम्हारा भाई अपने अपने जीवन में व्यस्त है। एक दिन सहसा तुम्हारी मौसी सामने चली आई, तब हम हक्के बक्के रह गए। स्नेह का धागा कहीं ना कहीं अभी भी हमें बांधे हुए है, ये जानकर हमें बहुत संतोष हुआ। और बुढ़ापे में सोच भी तो परिपक्व हो जाती है। पुरानी कड़वी बातें ना वो छेड़ती है ना हम। बस मिल बैठकर अच्छा समय काट लेते हैं हम सब। अब चला चली के समय चैन चाहिए हमें भी और तुम्हारी मौसी को भी, क्योंकि जीवन का लेखा जोखा तो हो चुका ना। अब कैसा मनमुटाव। सारे जीवन का सार पिताजी ने छान कर सामने परोस दिया। जवानी के जोश में भाई बहनों से विमुखता क्या जायज़ है, जबकि ये एक शाश्वत सत्य है कि आज के युग में संयुक्त परिवारों का चलन न रहने पर हर इंसान का बुढ़ापा एक एकाकी श्राप बनता जा रहा है। क्या ये उचित नहीं कि हम अपनी सोच को थोड़ा सा और बढ़ाकर स्नेह के धागे को बांध कर रखें, ताकि बुढ़ापे में एक दूसरे के सामने आने पर शर्म ना आए और अपनी संतान का भी उचित मार्गदर्शन कर सकें। बुढ़ापा तो उन पर भी आएगा ना। बुढ़ापे में भाई बहनों में घिर कर उन्हें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि तब उनकी संतानें भी उन्हें अकेला छोड़ अपने अपने रास्ते निकल चुकी होंगी। पीढ़ियों का ये चलन पहली बार संध्या को बड़ी गहराई से कचोट गया। क्या वास्तव में उसके साथ भी ऐसा ही होगा? जेठ जी के साथ परिवार वालों की खटपट चल रही है, जिस वजह से उनसे कोई भी मिलना नहीं चाहता। उसके पति भी नहीं। बात क्या हुई कोई नहीं जानता। बस जरा जरा से अहंकार उठा लिए और बोलचाल बंद। कोई भी पहल करना नहीं चाहता, जबकि सच्चाई ये है कि घर में हर पल उन्हीं की बात की जाती है। आपको भाई साहब से मिलना चाहिए। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम भला उनके सामने कैसा उदाहरण पेश कर रहे हैं। खून के रिश्तों में अहंकार नहीं लाना चाहिए। वो हमारे बड़े हैं, हमारे अपने हैं। पहल हम ही कर लेते हैं, कोई छोटे तो नहीं हो जाएंगे हम। चलिए चलें। संध्या ने घर वापस पहुंचकर सबसे पहले अपने घर के टूटे तारों को जोड़ने का प्रयास किया। पति एक टक उसका चेहरा ताकने लगे। जहाँ तक हो सके हमें निभाना सीखना चाहिए, तोड़ने की जगह जोड़ना सिखाना चाहिए अपने बच्चों को। बात को बीच में काटते हुए संध्या के पति बोले, और सामने वाला चाहे मनमानी करता रहे, फिर क्या हो गया, वो आपके बड़े भाई हैं। मैंने कहा ना, व्यर्थ अहंकार रखकर खून के रिश्ते की बलि नहीं चढ़ानी चाहिए। संध्या ने मौसी की पूरी कहानी पति को सुना दी। चुपचाप सुनते रहे वो। जरा सा तुनके फिर सहज होने लगे। तुम ही पैर छूना,
मैं नहीं, कोई बात नहीं, मैं ही छू लूँगी। वो मेरे ससुर समान जेठ हैं। आप साथ तो चलिए। संध्या मनाती रही, समझाती रही। उम्मीद जाग उठी थी मन में कि पति भी मान जाएंगे। एक सीमा में रहकर रिश्तों को निभाना इतना मुश्किल नहीं, ऐसा उसे विश्वास था। मन में जरा सा संतोष जाग उठा कि हो सकता है कि जब उसका बुढ़ापा आए तो वो अकेली ना हो, उसके भाई, उसके रिश्तेदार आसपास हों, एक दूसरे से जुड़े हुए। तब वो ये ना सोचे कि उसने जवानी में अपनों को अपनों से काट कर क्या खोया, क्या पाया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।